हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त स्वागत करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय पीएम सर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान में जो विद्यमान है, जो हमारे विदेशी स्रोत है, उन विदेशी स्रोतों को, जिनके कारण क्या है कि भारतीय संविधान को उधार का पिटारा कहा जाता है। क्योंकि जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय यह क्या है कि प्रारूप समिति ने अन्य राष्ट्रों से कुछ न कुछ चीजें वो ग्रहण की है। ऐसे बहुत से तत्व है जिनकी आज हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से तत्व है वो किन किन राष्ट्रों से लिए गए हैं। तो दोस्तों, किस चीज की बात करें हम लोग? विदेशी स्रोत की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्रिटेन की, कि ब्रिटेन से भारतीय संविधान में कौन कौन से मूल तत्व है वो प्रेरित है या कौन से तत्व है वो सर्जित किए गए हैं। इनमें सबसे पहले हम लोग बात करें एकल नागरिकता की। किस चीज की बात करें? एकल नागरिकता की बात कर रहे हैं। यानी कि हमारे देश में क्या है कि एक ही नागरिकता है। जैसे अनुच्छेद जो एक है वो ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, ना कि एक संघात्मक राज्य। यानी कि यहाँ पर संघात्मक शासन पद्धति लागू नहीं की गई है। यहाँ पर क्या होगा, पूरा भारत है, उस पूरे भारत में अनेक से राज्य हैं और उन राज्यों का संघ जो होगा ना वो हमारा देश है। तो हमने क्या किया, राष्ट्र को ज्यादा महत्व दिया है। राष्ट्र को महत्व देते हुए हमने क्या किया है, एकल नागरिकता है वो ग्रहण कर ली कि प्रत्येक जो राज्य हैं सभी राज्यों के पास नागरिकता क्या होगी, केवल एक नागरिकता होगी, सभी के सभी क्या है, भारतीय है। जैसे जबकि अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में राज्य की अलग नागरिकता होती है, केंद्र की अलग नागरिकता होती है। तो वहां पर क्या है कि संघात्मक शासन प्रणाली है, इसलिए वहां पर क्या है, दोहरी नागरिकता होती है। जबकि हमने क्या लिया, ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिया है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली है। तो संसदीय शासन प्रणाली भी कहां से प्रेरित है? संसदीय शासन प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली भी कहां से प्रेरित है? तो ये भी याद रखना कि ये भी कहां से प्रेरित है, ब्रिटेन से प्रेरित है। हमने इस भी मूल विचार को भी कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया कि भारत की एक संसद होगी और वो संसद जो है उस संसद के जो सदस्य हैं वो क्या होगी, वो जनता की प्रतिनिधि होगी। जो जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है और वही प्रतिनिधि कहाँ जाएंगे, संसद में जाएंगे और जो शासन व्यवस्था है उसका संचालन करेंगे। तो संसदीय शासन प्रणाली भी कहाँ से प्रेरित है, ब्रिटेन से। फिर हम लोग बात करते हैं कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 इस चीज का वर्णन करता है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता और कानून का सम्मान संरक्षण। यानी कि कानून की नज़र में सभी भारतीय क्या होंगे, एक समान होंगे। उनके साथ ना ही तो जाति के आधार पर हम लोग भेदभाव कर सकते हैं, नहीं धर्म के आधार पर कर सकते हैं। यानी कि 3 प्रकार का जो न्याय है भारतीय संविधान में जो उल्लेखित है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो उनमें तीनों प्रकार से क्या है, भेदभाव का अंत किया गया है और कानून की नज़र में सभी भारतीय कैसे होंगे, एक समान होंगे। तो हमने एक जो समानता के ये जो प्रावधान है, कानून की नज़र में जो सभी व्यक्ति क्या है, समान है, तो ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, ये यहाँ से ब्रिटेन से सर्जित है भारतीय संविधान में। तो ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 14 इस चीज का वर्णन करता है जो मौलिक अधिकार में आता है। फिर हम लोग बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, स्कूल व्याख्याता 2009 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा पद का सर्जन कहां से प्रेरित है? तो ये याद रखना, ब्रिटेन से प्रेरित है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी कहां से प्रेरित है? याद रखना, ब्रिटेन से। कब पूछा गया? तो याद रखना, स्कूल व्याख्याता 2009 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसके अलावा हम लोग इनकी बात करें तो याद रखना, भारतीय संविधान का भाग 5 है। भाग 5 जो अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक वर्णन करता है, केंद्र सरकार का वर्णन करता है। तो उसमें जो महालेखा परीक्षक है इसका आता अनुच्छेद 148 से 151। अनुच्छेद 148 से 151 तक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति है, इसके विशेषाधिकार है, इसकी जो शक्तियां हैं उनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम लोग साधारण निर्वाचन प्रणाली की, कि साधारण निर्वाचन प्रणाली भी कहां से प्रेरित है? तो ये भी याद रखना दोस्तों, साधारण निर्वाचन प्रणाली का जो भी हमने ये प्रावधान है कहां से लिया है? तो ये भी ब्रिटेन से। तो ये तो थी ब्रिटेन के बारे में कुछ मुख्य बातें। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं अमेरिका के बारे में। किसके बारे में करते हैं? अमेरिका के बारे में, कि हमने संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें ली है। तो सबसे पहले अमेरिका में हम लोग बात करते हैं मौलिक अधिकार की।
क्या लिया है? मौलिक अधिकार। जो भारतीय संविधान का भाग 3 है। अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 12 से कितनी है? 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इनकी चर्चा करें तो याद रखना कि मौलिक अधिकारों की जननी है वो ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रिटेन में सर्वप्रथम 1215 ईस्वी में, कब? ब्रिटेन में सर्वप्रथम 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा घोषणा पत्र के द्वारा क्या है कि ब्रिटेन के लोगों को कुछ मूल अधिकार दिए गए थे, जबकि भारतीय संविधान में जो यहाँ के लोगों को, यहाँ के नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए वो भाग 3 के द्वारा दिए गए। तो याद रखना, यदि आपसे पूछे कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो याद रखना भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा क्या है? भाग 3 को कहा जाता है, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 आते हैं, हमारे कुछ मौलिक अधिकार है। जैसे हालांकि मूल संविधान में 7 प्रकार के थे, लेकिन अब कितने प्रकार के हैं? तब 6 प्रकार के मूल अधिकार है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम लोग भारत के राष्ट्राध्यक्ष की, यानी कि राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पद की, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद, ये भी याद रखना कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से सर्जित है? तो ये भी अमेरिका से सर्जित है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्राध्यक्ष होगा जो भारत का संवैधानिक प्रधान है। अनुच्छेद 63 ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो क्या है? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो ये हमने अनुच्छेद 52, या फिर हम लोग बात करें जैसे भाग 5 है, तो भाग 5 में केंद्र सरकार का उल्लेख आता है, तो उसमें अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 61 तक महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है। हालांकि वैसे हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक आता है राष्ट्रपति। इसमें राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वगैरह वो संसद की चीजें वो चीजें आ जाएगी। राष्ट्रपति की बात करें, केवल राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61, इसके अलावा कुछ राष्ट्रपति की शक्तियां हैं जो अलग अलग अनुच्छेद में। फिर उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 से लेकर के अनुच्छेद 69 तक राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से इसकी नियुक्ति होती है, कौन इसको शपथ दिलाएगा, इसके लिए इसका निर्वाचक मंडल क्या है ना, इसकी योग्यताएं क्या है, तो वो चीज़ों का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 63 से 69। तो ये भी याद रखना दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का वर्णन जो किया गया है इनके लिए, तो इनका वर्णन कहाँ मिलता है हमें? अमेरिका से। भाग 5 में इनका वर्णन हमको मिलेगा। फिर राष्ट्रपति पर क्या है? राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया, अनुच्छेद 61 महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख करता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इससे पहले ये उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है, लेकिन संसद चाहे तो क्या है, उसको महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से संविधान उल्लंघन का आरोप लगा करके उसको 5 वर्ष से पहले भी अपने इसके पद से हटा सकती है। तो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद और महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से सर्जित है भारतीय संविधान में? तो ये अमेरिका से है। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कानून का सम्मान संरक्षण। कानून का सम्मान संरक्षण, कानून का सम्मान संरक्षण, यानी कि अनुच्छेद 14 ये कहता है कि क्या है? कानून के समक्ष समानता और कानून का सम्मान संरक्षण। यानी कि कानून क्या है? कानून की नजर में आप सभी भारतीय एक जैसे हैं, लेकिन जो हमारे अधिकार है ना उनका संरक्षण, उन अधिकारों की रक्षा भी है ना कानून किस रूप में करेगा? सम्मान रूप में करेगा। हमें समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 15 हमें समानता का अधिकार देता है, तो वो क्या कि बिना किसी भेदभाव के देता है। हमारे जो अधिकार है, जो संसद कानून बनाती है, तो उनका जो वो संरक्षण जो किया जाएगा ना, उनकी जो रक्षा की जा रही है वो भी किस रूप में होगी? सम्मान रूप से होगी। तो ये प्रावधान भी कहाँ से सर्जित है? याद रखना, अमेरिका से। इसके लिए हम लोग अलावा बात करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की, और अमेरिका से हमने क्या लिया है? न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या लिया दोस्तों? न्यायिक पुनरावलोकन। हालांकि भारतीय संविधान में कहीं पर भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द को परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा हमें देखने को मिलती है। अनुच्छेद 13 ये कहता है कि संसद ऐसा कोई भी कानून ना बनाए जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो।
क्या कहता है अनुच्छेद 13 कि संसद ऐसा कोई भी कानून ना बनाए जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो, और यदि संसद ऐसा कोई भी कानून बना लेती है जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो याद रखना दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट उस कानून को अपने पास मंगवा सकता है, उसकी जांच पड़ताल करेगा, उसकी व्याख्या करेगा, और यदि उसको लगता है कि देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है, समाप्त कर सकता है। तो ये याद रखना। इसके वो प्रक्रिया क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं न्यायिक सक्रियता, है ना। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो है हमारी प्रस्तावना की अवधारणा, प्रस्तावना की अवधारणा या प्रस्तावना की शब्दावली। हम लोग बोलते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। तो ये जो हमारी प्रस्तावना है, इसकी जो शब्दावली अवधारणा है, तो ये भी कहाँ से प्रेरित है दोस्तों, तो ये भी अमेरिका से प्रेरित है। ठीक, फिर बात करते हैं हम लोग जनहित याचिका की। जनता अपने हित के लिए क्या कर सकती है, याचिकाएं दायर कर सकती है। तो ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, तो ये प्रावधान भी कहाँ से सर्जित है, याद रखना दोस्तों, अमेरिका से सर्जित है। तो ये तो कुछ मूल बातें थी हमारी ब्रिटेन और अमेरिका के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट चर्चा करते हैं रूस के बारे में कि रूस से हमने कौन कौन से तत्व भारतीय संविधान में शामिल किए हैं, उनकी बात करते हैं। रूस से हमने ली है पंचवर्षीय योजनाएं। सरकार का जब गठन होता है, पंचवर्षीय योजनाएं, जब सरकार का गठन होता है तो सरकार क्या करेगी, 5 वर्ष का एक एजेंडा तैयार करती है कि हम लोग क्या क्या कार्य करेंगे, जो अपनी रणनीतियां बनाती है। तो ये पंचवर्षीय योजनाओं का जो प्रावधान है ये हमने रूस से ग्रहण किया है। इसके अलावा सर्वप्रथम जो पंचवर्षीय योजना है वो याद रखना 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उस समय लागू की गई। इसके अलावा हमने रूस से लिए हैं मूल कर्तव्य। क्या लिए हैं, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य की बात करें तो हालांकि ये मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान का मतलब जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था उस समय मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में ये विद्यमान नहीं थे। लेकिन फिर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर हमने क्या 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा रूस से प्रेरित होकर के भारतीय संविधान में क्या अंकित कर दिए, मूल कर्तव्य। यानी कि ये लोगों के प्रति है कि लोगों का क्या क्या कर्तव्य हो सकते हैं। हालांकि जब इनको लागू किया गया था तब 10 प्रकार के मूल कर्तव्य थे, जबकि वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 11 प्रकार के मूल कर्तव्य हैं। अंतिम जो 11 मूल कर्तव्य है वो आता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, है ना, तो उनको क्या है कि भाई प्राथमिक और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, और माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि 14 वर्ष तक का जब बच्चा होता है जब तक, तब उसको क्या किया जाए, उसको थोड़ा पढ़ाया लिखाया जाए, ये माता पिता का कर्तव्य होता है। तो इस प्रावधान को जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और ये क्वेश्चन आया था जो पीछे रीट का एग्जाम हुआ है, उस रीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये हमारे मौलिक अधिकार में भी आता है अनुच्छेद 21 का, और हमारे नीति निर्देशक तत्व में भी आता है अनुच्छेद 45, और ये हमारा 11वां क्या है, मूल कर्तव्य भी है। तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं आयरलैंड की कि हमने आयरलैंड से क्या कौन कौन से प्रावधान है वो ग्रहण किए हैं। तो आयरलैंड की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व की। किसकी बातें करेंगे, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो दोस्तों याद रखना भारतीय संविधान का भाग 4 और अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। ये सरकारों के पास होते हैं, वह सरकार क्या काम करेगी या कौन सी योजनाएं लागू करती है उसमें होता है। तो ये नीति निर्देशक तत्व है वो लागू किए गए हैं, भाग 4 में आएंगे अनुच्छेद 36 से 51। और हमने कहाँ से प्रेरित है या कहाँ से ग्रहण किए इनको, तो इनको आयरलैंड से ग्रहण किए। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा।
राष्ट्रपति क्या करेगा राज्यसभा में? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। जो कला, विज्ञान, वाणिज्य, सहायता, समाज सेवा या खेल है, तो इन क्षेत्रों में जो भी व्यक्ति अव्वल होता है उनको क्या करेगा? राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर देगा। ये याद रखना, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 80(3) आएगा। कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद आर्टिकल है 80(3). ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसकी बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में, तो याद रखना है कि राजस्थान से अब तक राज्यसभा में एकमात्र सदस्य मनोनीत हुए हैं, नारायण सिंह माणकलाव है। इसके अलावा नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम लोग कि और क्या आयरलैंड से ग्रहण किया है, तो वो आता है हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। क्या आता है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो अनुच्छेद 54 में इसका उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद में आता है दोस्तों? अनुच्छेद 54। ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो एक निर्वाचक मंडल करेगा, और इस निर्वाचक मंडल में संसद के सभी निर्वाचित सदस्य होंगे। संसद के सभी सदस्य का मतलब राज्यसभा और लोकसभा, तो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। इसके अलावा सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। इसके अलावा याद रखना 17वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पांडिचेरी है, इन दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर दिया है। दिल्ली से हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन में 70 सदस्य भाग लेते हैं, जबकि पांडिचेरी से कितने लेते हैं? 30 सदस्य भाग लेते हैं। तो ये याद रखना दोस्तों, हमने आयरलैंड से क्या क्या लिया है? नीति निषेध तत्व है, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये प्रावधान लिए हैं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम लोग जापान की। जापान से भारतीय संविधान में कौन कौन से मूल तत्व हैं? जापान की बात करें तो जापान से हमने लिया है संविधान में अनुच्छेद प्रणाली। क्या लिया है? संविधान में अनुच्छेद प्रणाली। अनुच्छेद की बात करें तो याद रखना, अनुच्छेद कहते हैं संविधान में कानूनों के क्रमांक को। किसको कहते हैं? संविधान में कानूनों के क्रमांक को क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। जैसे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और निर्मित संविधान है इन्हीं के साथ, और ये 22 भागों में विभाजित है। 22 भागों में ये क्या है? विभाजित है। जैसे हमने अभी बात की है, भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 आता है। इसके अलावा नीति निषेध तत्व भाग 4 है, 36 से 51 आता है। मौलिक अधिकार 12 से 35 आते हैं। तो इस प्रकार ये क्या है कि अलग अलग भाग के अलग अलग अनुच्छेद है, इनको डिवाइड कर दिया है 22 भागों में। तो ये संविधान में अनुच्छेद प्रणाली कहाँ से प्रेरित है? तो याद रखना ये जापान से प्रेरित है। इसके अलावा और बात करें तो और है, याद रखना विधि द्वारा शासन। क्या है? विधि द्वारा शासन है प्रणाली। तो ये भी याद रखना कि कानून के द्वारा ही क्या देश की शासन पद्धति चलेगी? विधि के द्वारा चलेगी। तो विधि द्वारा शासन का जो प्रावधान है ये कहाँ से प्रेरित है? तो ये जापान से है। नेक्स्ट चर्चा करें हम लोग तो वह है हमारा फ्रांस। किस देश की बात करें? फ्रांस की। कि फ्रांस से हमने क्या लिया? फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस, सी नदी के किनारे। तो फ्रांस से हमने लिया गणतंत्रीय व्यवस्था। गणतंत्र तय पे आएगी मात्रा, गणतंत्रीय व्यवस्था है। गणतंत्रीय व्यवस्था क्या कहाँ से प्रेरित है भारतीय संविधान में? तो याद रखना फ्रांस से। होता क्या है गणतंत्र, इसकी परिभाषा क्या है? तो याद रखना कि वह राष्ट्र जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष क्या होगा? निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा। तो वो पद्धति कौन सी है? गणतंत्रीय शासन पद्धति है। जैसे भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन? राष्ट्रपति। 24 जनवरी 1950 को नियुक्त कर दिया गया था, निर्वाचित था। इसके अलावा क्या है कि जैसे भारत को गणतंत्र घोषित कब किया? तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो इसलिए क्या कि 2 दिन पहले, कब? 24 जनवरी 1950 को तो भारतीय संविधान में क्या राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। फिर 26 जनवरी 1950 को क्या भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया, यानी कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति क्या हो गया? निर्वाचित हो गया। तो ये
क्या ये गणतंत्र व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? फ्रांस से ली है। और इसी के फलस्वरूप हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब हमारा राष्ट्रपति कैसा है, राष्ट्राध्यक्ष कैसा है, निर्वाचित है, राजा का बेटा राजा भारत में नहीं बनेगा। जो पहले जो वंशानुगत पद्धति थी, अब वो वंशानुगत पद्धति क्या है, समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा हमने फ्रांस से लिया है अस्थायी अध्यादेश। क्या लिया है? अस्थायी अध्यादेश, कि जब भी संसद का सत्र नहीं चलता है तब राष्ट्रपति क्या करेगा, अनुच्छेद 123 के द्वारा एक अस्थायी अध्यादेश जारी करता है जो कानून की भांति काम करता है। संसद के याद रखना 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, और तीनों सत्र के मध्य एक एक माह का अंतराल होता है। अब यदि मान लिया कि उस एक माह के अंतराल में यदि देश में किसी प्रकार की कोई विपदा आ जाए तो उस विपदा में क्या है कि कानून बनाना अनिवार्य है, जबकि हमारी कानून बनाती कौन है, संसद बनाती है। तो संसद का तो सत्र चल ही नहीं रहा है, तब राष्ट्रपति क्या करता है, तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का प्रयोग करेगा और क्या करेगा, एक अस्थायी अध्यादेश जारी कर देगा जो कानून की भांति काम करेगा। और जब भी संसद का सत्र प्रारंभ होगा तब उसको क्या है, संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, और यदि 6 सप्ताह के भीतर यदि संसद उस पर मंजूरी दे देती है तो ये कानून स्थायी बन जाता है ना। और यदि वो मंजूरी नहीं देती है तब वो क्या होता है, अस्थायी होता है। तो ये भी याद रखना, अस्थायी अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है 6 माह, है ना। कितनी होती है? 6 माह होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। तो भारतीय संविधान में अस्थायी अध्यादेश और गणतंत्रीय व्यवस्था का प्रावधान कहाँ से सर्जित है, तो ये फ्रांस से सर्जित है भारतीय संविधान में। तो इनका याद रखना विशेष तौर से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया की, कि हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है। ऑस्ट्रेलिया की यदि हम लोग बात करें तो याद रखना, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है जैसे हमारी 7वीं अनुसूची है जो वर्णन करती है कि केंद्र व राज्य के मध्य क्या होगा, शक्तियों का बंटवारा है। क्या कर रही है 7वीं अनुसूची, केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। तो ये याद रखना कि केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, केंद्र व राज्य के मध्य क्या होगा, शक्तियों का बंटवारा है। ठीक, इसमें क्या जैसे 3 सूचियां आती है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, अलग अलग इनके विषय डाल दिए गए। जैसे संघ सूची में जो भी विषय है उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, जबकि राज्य सूची में जो भी विषय है उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य सरकारों का है। उनमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो ये याद रखना कि केंद्र और राज्य के मध्य क्या कर दिया, शक्तियों का बंटवारा कर दिया है। तो ये प्रावधान कहाँ से प्रेरित है, ऑस्ट्रेलिया से। इसके साथ ही यहाँ पर क्या एक समवर्ती सूची भी है, समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में जो भी विषय है उन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची का प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है, तो याद रखना ये प्रावधान हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, इसके अलावा हम लोग बात करें तो हमने बात की थी कि प्रस्तावना की जो अवधारणा है वो तो कहाँ से प्रेरित है, वो अमेरिका से है। जबकि याद रखना प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा, तो ये प्रस्तावना की भाषा कहाँ से प्रेरित है दोस्तों, तो याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है भारतीय संविधान में। तो ये मुख्य रूप से है, इनका याद रखना। नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम लोग अफ्रीका की, अफ्रीका और कनाडा। अब किसकी चर्चा करेंगे, अफ्रीका की। हमने भारतीय संविधान में अफ्रीका से क्या लिया, अफ्रीका से क्या सर्जित है भारतीय संविधान में, तो याद कर लेना। अफ्रीका से लिया हमने संविधान संशोधन प्रणाली। क्या लिया है, संविधान संशोधन प्रणाली, संविधान संशोधन प्रणाली ली है। ठीक, संविधान संशोधन प्रणाली मतलब है कि यदि मान लिया हमें आवश्यकता पड़ती है किसी भी प्रकार की, तब हम लोग क्या करते हैं,
हमारी जो संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकती है। जैसे भाग 20 में अनुच्छेद 368 के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन करने की 3 प्रक्रियाएं होती है। पहली प्रक्रिया तो ये होती है कि संसद में उपस्थित 2/3 सदस्य, संसद में उपस्थित 2/3 सदस्य होते हैं। फिर क्या है कि प्लस मतदान में भाग लेने वाले, प्लस मतदान में भाग लेने वाले, प्लस मतदान में भाग लेने वाले सदस्य। एक प्रक्रिया तो ये है, इसके माध्यम से क्या कर सकती है संसद, इसमें संविधान में संशोधन या परिवर्तन कर सकती है। 2/3 उपस्थित सदस्य प्लस मतदान में भाग लेने वाले। दूसरी प्रक्रिया यह है कि 2/3 उपस्थित सदस्य, 2/3 क्या है, उपस्थित सदस्य प्लस 1/2 राज्य विधानमंडल की, 1/2 क्या हो जाएगा, राज्य विधानमंडल के सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य। यानी कि मान लिया कि संसद यदि चाहे कि भाई मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के जरिए हम लोग संविधान में परिवर्तन ना करें, तो उसको बिल को कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, राज्यों की विधानमंडल में। पूरे देश की जो हम जैसे हम लोग बात करें, भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो 14 1/2 है ना, 1/2 का मतलब क्या, 14 राज्य विधानमंडल में इसको प्रस्तुत किया जाएगा और वहां के सदस्यों से क्या होगी, इस पर हस्ताक्षर करवाया जाएगा। तो ये 2 प्रक्रिया तो ये आ गई मुख्य तौर से। तीसरी प्रक्रिया आती है कि जो हमें भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 4 है उसमें इस चीज का वर्णन किया गया है। जैसे हमारा अनुच्छेद 2 है आता है एक, तो अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 व 3 में जिस भी तथ्यों का वर्णन किया गया है उनमें केवल हम लोग क्या है 2/3 बहुमत, यानी कि कौन सा बहुमत है, साधारण बहुमत, साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। अनुच्छेद 4 क्या कहेगा कि जो भी वर्णन जो अनुच्छेद 2 और 3 में जिन तथ्यों का वर्णन किया गया है उनमें यदि संशोधन करना है तो उनको हम लोग इन दोनों विधियों के माध्यम से संशोधन नहीं कर सकते हैं। वहां पर क्या होगी, वहां पर संसद 2/3 बहुमत यानी साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधन कर सकती है। जैसे मान लिया कि कहीं पर भी किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का गठन करना हो तो संसद उसमें क्या है कि इन दोनों प्रक्रियाओं का वर्णन नहीं करेगी, वहां पर क्या प्रयोग में लेगी, साधारण बहुमत की प्रक्रिया काम में लेगी। इसके अलावा जैसे हमारा अनुच्छेद 2 ये कहता है कि जैसे नए राज्यों का भारत में प्रवेश है या नए राज्यों की स्थापना है। अनुच्छेद 3 कहता है संसद क्या कर सकती है, संसद राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है। संसद क्या करेगी, संसद राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, नए राज्यों का गठन कर सकती है। तो यदि इस प्रकार का यदि परिवर्तन करना हो संसद को, तब संसद क्या करेगी, तब संसद साधारण बहुमत करेगी, 2/3 बहुमत के माध्यम से ही परिवर्तन करेगी। इन दोनों विधियों को इसमें वो काम में नहीं लेगी। तो ये याद रखना, संविधान में संशोधन प्रणाली का प्रावधान कहां से सर्जित है, तो याद रखना कहां से, अफ्रीका से है। ठीक, समझ में आया। फिर हम लोग बातें करते हैं जर्मनी की। जर्मनी के वीमर संविधान से हमने क्या लिया है, यहां से हमने लिया राष्ट्रीय आपातकाल। क्या लिया है, राष्ट्रीय आपातकाल। जर्मनी के वीमर संविधान से हमने लिया राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 में इस चीज का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 का वर्णन किया गया है। उसमें क्या है कि उसमें राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। जैसे अनुच्छेद 352 क्या है कि यदि मान लिया देश में युद्ध हो गया हो, देश में क्या है युद्ध या बाह्य आक्रमण हो गया हो। बाह्य आक्रमण का मतलब क्या हुआ, बाह्य आक्रमण का मतलब कि किसी पड़ोसी राज्य ने या पड़ोसी देश ने, है ना, राज्य का मतलब पड़ोसी देश, तो किसी पड़ोसी देश ने यदि आक्रमण कर दिया है ना, तब क्या कर सकते हैं, देश में आपातकाल लगवा सकते हैं। जैसे 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, तब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या किया था, देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी, भारत में पहली बार। अब तक 3 बार लगाया गया है। इसके अलावा आंतरिक अशांति के नाम पे यदि देश में क्या है, अशांति फैल गई है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, आपातकाल लगा सकते हैं। ये प्रावधान पहले था, लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे इंदिरा गांधी की सरकार ने 1975 में लगाया था, उस समय हमारे नागरिक अधिकारों का हनन हुआ था। तब क्या हुआ था, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस आंतरिक अशांति शब्द को तो हटा दिया गया और नया शब्द ऐड कर दिया गया। इसमें एक सशस्त्र विद्रोह शब्द, क्या है, सशस्त्र विद्रोह की। यदि शस्त्रों सहित यदि देश में विद्रोह होता है, तब क्या करेगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा
कर सकता है। तो ये याद रखना दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है ये कहाँ से सर्जित है, ये जर्मनी से। जबकि वित्तीय आपातकाल कहाँ से है, अनुच्छेद 360, ये याद रखना वित्तीय आपातकाल। हालांकि सॉरी मैं पहले आपको बता नहीं पाया, है ना। तो वित्तीय आपातकाल क्या है, वित्तीय आपातकाल कहाँ से है, तो अमेरिका से सर्जित है। वित्तीय आपातकाल कहाँ से सर्जित है, अमेरिका से। तो इसका भी याद रखना, वित्तीय आपातकाल कहाँ से सर्जित है भारतीय संविधान में, अमेरिका से। मैंने पहले नहीं बताया। अब हम लोग नेक्स्ट चर्चा करते हैं कनाडा के बारे में, कि कनाडा से हमने कौन कौन से तत्व लिए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। कनाडा की बात करें कि कनाडा से हमने क्या लिया है, तो सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं जीएसटी की। क्या लिया कनाडा से, कनाडा से हमने जीएसटी का प्रावधान लिया, जो गुड्स सर्विस टैक्स है, एक अप्रत्यक्ष कर है। तो ये याद रखना कि जीएसटी का प्रावधान कहाँ से प्रेरित है भारतीय संविधान में, कनाडा से। इसके अलावा हम लोग बात करें तो याद रखना संघ के लिए, भारतीय संघ के लिए हमने क्या लिया है, संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग लिया है। यूनियन शब्द का प्रयोग, यूनियन शब्द का क्या है, प्रयोग, जो हमारा अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन किया गया है ना, कि भारत है वो क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, है ना कि एक संघात्मक राज्य। इंडिया क्या होगा, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट होगा, है ना। तो ये भी याद रखना, भारत के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग है, ये प्रावधान कहाँ से सर्जित है या कहाँ से प्रेरित है, तो याद रखना दोस्तों कहाँ से, कनाडा से। अब बात करते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट है याद रखना, यहाँ पे ध्यान देना कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति। तो राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। किस अनुच्छेद के द्वारा करेगा नियुक्ति, तो ये याद रखना अनुच्छेद 155 के द्वारा करता है, आर्टिकल 155। ये याद रखना कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो 155 के द्वारा। या ये जो प्रावधान है ये कहाँ से प्रेरित है, तो ये प्रावधान है कनाडा से प्रेरित है। इसके अलावा हम लोग और बात करें, याद रखना राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, उसको शपथ नहीं दिलाता है। राज्यपाल की शपथ की हम लोग बात करें तो याद रखना 3री अनुसूची में इसका वर्णन नहीं किया गया है। राज्यपाल को शपथ अनुच्छेद 159 के द्वारा कौन दिलाएगा, तो याद रखना राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्य उच्च न्यायालय का क्या है, मुख्य न्यायाधीश। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति केवल राष्ट्रपति करेगा, लेकिन इसको शपथ कौन दिलाएगा, अनुच्छेद 159 के द्वारा राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। इसके अलावा आती है हमारी अवशिष्ट शक्तियाँ, कुछ अवशिष्ट शक्तियाँ भी है। तो ये अवशिष्ट शक्तियाँ भी कहाँ से प्रेरित है, तो याद रखना ये भी कनाडा से प्रेरित है। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ विदेशी स्रोत है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कर देना, ताकि हमें भी क्या है कुछ मोटिवेशन मिलता है कि भाई हम लोग आपके लिए और भी वीडियो लेकर के आए भारतीय संविधान के लिए।